बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉ से ताल्लुक़ रखने वाले दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम और लॉ में इंटरेस्टेड दोस्तों को भी और बाकी दोस्तों को भी। um, आज का आई थॉट कैंपेन वगैरह थोड़ा सा आज मैंने हल्का रखा। इंस्टेड आई थॉट कि कोई प्रोडक्टिव काम भी करना चाहिए और दोस्तों को ये भी दिखाया जाए कि किस नौइयत की चीज़ें बार काउंसिल को करनी चाहिए, बार एसोसिएशंस को करनी चाहिए वकीलों की ट्रेनिंग के लिए। आज के डॉन के अखबार के अंदर ये खबर लगी थी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पटिशन जमा करवाई गई है, जिसमें ये स्टेट किया गया है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को डायरेक्ट किया जाए, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट करे पब्लिक इंटरेस्ट में, कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाकिस्तान के अंदर रेफरेंडम करवाया जाए कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए कि नहीं, और प्रेसिडेंट को ये कंपेल किया जाए। और ये पटिशन अभी जमा करवाई है। आई थॉट वो उस पटिशन के ऊपर प्रोज और मेरिट्स प्राइम बेशुमार चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू हो सकती थी, तो आई थॉट इट माइट बी अप्रोप्रिएट कि अगर हम इसका ही एक लॉ मूट कर डालें। पटिशन तो हमारे पास थी नहीं, बट आई थॉट अपने एसोसिएट्स के लिए ह्यूमन एसोसिएट्स के दफ्तर को हमने दो टीमों में डिवाइड अप कर दिया और लड़कों के ज़िम्मे हमने ये लगाया कि वो इस पटिशन को डिफेंड करें सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो इसी बहाने सुप्रीम कोर्ट के कवानीन, कॉन्स्टिट्यूशन, मुख्तलिफ आर्टिकल्स के बारे में पता चल जाएगा। और ऑफिस में जो मौजूद फीमेल सी लड़कियां थी उनको हमने ये सजेस्ट किया कि आप इसको स्टेट की तरफ से इसको पटिशन को रजिस्ट करें। तो उसके बारे में जो ये आज हमारा लॉ मूट हुआ अंदर ही हुआ। आई मीन फॉर्मेलिटी का हमने कोई इतना एहतमाम वगैरह नहीं रखा। पर्पज़ उसका ये था कि लड़कों को इंट्रोड्यूस करवाया जाए, बहस करने में उनको कॉन्फिडेंस चेक किया जाए, उनको अंडर प्रेशर लाया जाए, आगे सख्त सवालात वगैरह करके। सुप्रीम कोर्ट के तो खैर अभी उनके पास लाइसेंसेस नहीं है और अभी भी बीच में जल्द अज जल्द इसके अंदर प्रोसीडिंग करने का उनका रुझान है। बट आई थॉट मोर अप्रोप्रिएट शायद इस चीज़ के अंदर ये हो कि तमाम जो दोस्त वगैरह हैं कि उनको कम से कम लॉ से इंगेज कैसे करते हैं और करंट सब्जेक्ट्स के बारे में कैसे बहस की जा सकती है उनके लीगल स्किल्स के साथ करने का। और यही बेहतरीन तरीका है। सुप्रीम कोर्ट में बहस करने का तो मौका भी नहीं मिलेगा, लेकिन कम से कम बहस करने का और का मौका तो मिले। और इस यही चीज़ें मैं प्रमोट करता रहा हूँ, करना चाह रहा हूँ बार काउंसिल के अंदर। और ये इसका जो आज हमारी गुफ्तगू वगैरह हुई है, जो प्रैक्टिस हुई है दफ्तर के अंदर, वो मैं आपके साथ दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। उम्मीद है आप भी इससे इंस्पायर होकर अपनी अपनी बार एसोसिएशंस के अंदर इस तरीके के प्रोग्राम्स और रिकॉर्डिंग्स करने की कोशिश करें, बिकॉज वकीलों के लिए और यंग वकीलों के लिए ट्रेनिंग से इससे बेहतर तरीका कोई नहीं है। कॉलेजेस में तो साल में एक लॉ मूट करा दिया जाता और चंद लोगों के खाते में डाल दिया जाता, वो नहीं, एक्चुअल प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और वो इसी चीज़ों के अंदर आप बीच में देखेंगे कि हमने अपने एसोसिएट के साथ क्या किया। इब्तदा के अंदर उनके एफर्ट्स हैं और उसके बाद आप वीडियो के अंदर देखेंगे कि उसके बाद जो मैंने एक समरी वगैरह दी है कि जी क्या किस तरीके से होना चाहिए, क्या करना चाहिए। थैंक यू। आई होप यू एंजॉय दिस। थैंक यू। Assalamu alaikum. My name is Hamid. My petition is about fundamental rights. कौन से आर्टिकल के तहत आप आए? 184 Article 1 Constitution of Pakistan 184 3. अच्छा, तो ये 184(3) की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? व्हाट इज योर पिटिशन अबाउट? Fundamental rights. Public violation. अच्छा, अब मुझे ये प्लीज़ बताइए, आप हाई कोर्ट में रिट में क्यों नहीं गए, 184(3) में क्यों आए? सर दरअसल एक्चुअली हमने अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए हमारे पास राइट है डायरेक्ट अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट में। वो तो आपको 199 के अंदर भी आप डायरेक्ट वहाँ पे रिट भी आप बीच में कर सकते हैं फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सर व्हाई हैव यहाँ पे क्यों आप आए और व्हाट फंडामेंटल राइट ऑफ योर्स इज बीइंग वायलेटेड? सर हमने रेफरेंडम के लिए कोर्ट में आए हैं, तो रेफरेंडम के लिए तो हम सुप्रीम कोर्ट में ही आएंगे, हाई कोर्ट में नहीं जाएंगे। कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है रेफरेंडम करवाने की? सर इसमें जजमेंट भी और ये आर्टिकल में भी लिखा हुआ। आप अपने बताइए कौन सी जजमेंट आपने साइट की है? सर मैंने जजमेंट इसमें रेफरेंडम जिसके तहत हुआ था। सर मैंने जजमेंट साइन किया। सर ये PLD 2004 583 सुप्रीम कोर्ट where a fundamental rights has breached, but the breach is such a nature that it raises a question of public importance, then a petition under Article 183 184(3) हाँ जी 184(3) under be directly filed Supreme Court.
आई अंडरस्टैंड डायरेक्टली की गई, मगर इसमें रेफरेंडम का क्या मामला था? कई केसेस के अंदर 184 में हो जाता। प्रेसिडेंशियल पावर के लिए तो हमने अपना कोई भी अपना वो करवाना राइट लेना तो सुप्रीम कोर्ट के पास ही आएंगे, हाई कोर्ट के पास क्यों नहीं आ सकता? सर हाई कोर्ट प्रेसिडेंट के खिलाफ ऑर्डर नहीं कर सकती, और कि आपकी कोई जजमेंट रेफरेंडम के ऊपर कोई मौजूद नहीं। पहले भी बेशुमार रेफरेंडम्स हुए हैं कि आपके पास कोई जजमेंट मौजूद है जिसमें ये लिखा हो कि सुप्रीम कोर्ट रेफरेंडम का ऑर्डर कर सकता है? सर सुप्रीम कोर्ट राइट रखती है इसके लिए डायरेक्ट अपील के लिए, तो इसलिए हमने पिटिशन डायरेक्ट अपील तो आप नहीं करे, आप डायरेक्ट पिटिशन के जरिए सुप्रीम कोर्ट में आए। डायरेक्ट पिटिशन के लिए डायरेक्ट पिटिशन की है, आप अपनी पिटिशन के अंदर क्या रेफरेंडम चाह रहे हैं? सर हम यही प्रेसिडेंशियल रेफरेंडम कराना चाहते हैं, प्रेसिडेंट का पूरे पाकिस्तान में प्रेसिडेंट का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिस्टम होना चाहिए। प्रेसिडेंशियल सिस्टम आप चाह रहे हैं? यस सर। तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ी है 1973 की? यस तो सर। 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, तो आपके चाहने के ऊपर हम बीच में पकड़ के कॉन्स्टिट्यूशन को बदल डालें? सर ये पब्लिक का राइट है, पब्लिक यही चाहती है। तो पब्लिक कैसे ये चाहती है? कोई एविडेंस आपके पास बीच Yes, में sir, मौजूद है yes, कि sir. आपके साथ कितने, आप 2 पिटिशनर मेरे सामने कोर्ट के सामने आए हैं, तो आपका किस तरीके से पब्लिक का ये डिमांड हो गई? पब्लिक की डिमांड है तो जाए पार्लियामेंट से बीच में ये करवा ले। सर पार्लियामेंट नहीं ना कर रही, पार्लियामेंट अपने इंटरेस्ट देख रही है, वो फोर्स कर रही है, इनडायरेक्टली फोर्स कर रही है 73 से गवर्नमेंट को। पहले कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन थी पाकिस्तान की? लेकिन सर अब पिछली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 73 से पहले कौन सा सिस्टम था? सर पर पहले प्रेसिडेंशियल सिस्टम था। 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उन्होंने डिसाइड किया, सारी कौम ने मिल के कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, यूनानिमसली पास की गई 73 की कॉन्स्टिट्यूशन। ये कोड भी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बना हुआ है। आप हमें चाह रहे हैं कि आपके कहने के ऊपर हम कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट कर दें, क्योंकि आपका ख्याल है कि रेफरेंडम इसके ऊपर होना चाहिए। मुझे हमें ये प्लीज़ दिखा दीजिए कहाँ पे लिखा हुआ है कि कोर्ट के पास पावर मौजूद है रेफरेंडम का ऑर्डर करने की। कोई एक केस दिखा दीजिए। सर लेकिन हम अपने राइट के लिए कोर्ट में आ तो सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के रेफरेंडम अंदर के तो लिए नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो नहीं आप डायरेक्टली आ सकते। हाई कोर्ट आप सर गए जब नहीं। हमें 184 जब हमें दे रहा है इस चीज़ की इजाज़त आने की, तो फिर पब्लिक क्यों नहीं? क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस के ऊपर करते हैं, इसमें बताइए सर इसमें भी मैंने एक 184(3) के अंदर जजमेंट, क्या सर elements इसमें हैं? भी मैंने क्वेश्चन ऑफ पब्लिक पे भी मैंने एक जजमेंट निकाली है, PLD 2004। क्या वो भी रेफरेंडम वाली थी? नो सर, तो फिर रेफरेंडम नहीं था, लेकिन राइट तो नॉट रेलेवेंट इन द प्रेजेंट केस। रेफरेंडम के ऊपर काजी हुसैन साहब अहमद साहब की जजमेंट थी, वो आपके पास है? मुशर्रफ साहब के रेफरेंडम के ऊपर जो जजमेंट हुई थी वो आपने निकाली है? सर पहले तो हम अपने राइट के लिए जो हमें 184 दे रहा है उसके लिए हम कोर्ट में तो आ सकते हैं। 184 आर्टिकल 184 आपको कोई राइट नहीं दे रहा, वो प्रोसेस होता है। फंडामेंटल राइट्स आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पहले हिस्से में लिखे हुए हैं। मुझे ये हमें ये प्लीज़ मेहरबानी करके बता दीजिए कि कौन सा राइट आपका फंडामेंटल राइट वायोलेट हो रहा है? सर सारे हमारे फंडामेंटल राइट वायोलेट हो रहे हैं, हमें ना अपॉइंटमेंट मेरिट पे हो रही है, बेरोज़गारी इतनी आम हो गई है, गरीबों के हक खाए जा रहे हैं। इसमें जो मिनिस्टर बैठे हुए हैं वो अपने इंटरेस्ट की खातिर सारा मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्पेसिफिक फंडामेंटल राइट्स लिखे हुए हैं, कौन से राइट की वायलेशन हुई है? 4 की, 25 की, 18 की, 16 की? मेहरबानी करके प्लीज कोर्ट को बताइए, क्योंकि सर आर्टिकल 4 के वायलेशन, आर्टिकल 4 की क्या वायलेशन हुई है? उसके अंदर आर्टिकल 4 क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का? सर आर्टिकल 4 में पढ़ कर तो कितने हफ्तों के बाद पढ़ के बताइएगा, आपकी किसी चीज़ के ऊपर जाना हो जाएगा केस। सर आप ना करेंगे। आर्टिकल 4 बताइए। स्पेसिफिकली कौन सा, अगर आप 184(3) की पिटिशन जमा करवाते हैं तो यू हैव टू स्पेसिफिकली स्टेट कौन सा फंडामेंटल राइट और कौन सा आर्टिकल के अंदर आपका वायोलेट हो रहा है। प्लीज़ मुझे स्पेसिफिकली बताइए कि कौन सा फंडामेंटल राइट हो रहा है। सिर्फ अगर कोई मुल्क में कोई चीज़ ख़राब आपकी नज़र के अंदर हो रही है, उससे वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट ऑटोमेटिकली नहीं हो जाता।
आप इंडिकेट करेंगे क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस कैसे बनता सर है। लिटिगेशन भी इफेक्ट हो रही है इस पे। भाई आपसे फिर से सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप मुझे स्पेसिफिक आर्टिकल का नंबर बताइए जिस आर्टिकल की वायलेशन हो रही है। जनरली आप बात नहीं कर सकते यहाँ पे कोर्ट के सामने, कोर्ट का वक्त काफ़ी कीमती है। तो मुझे टाइम देंगे आप? थैंक यू जी, 1 महीने के बाद आप आ पाएंगे, बल्कि आप इस असना के ऊपर तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हम तो भी बीच में रिस्पोंडेंट से पूछना चाह रहे थे। आइए एडवोकेट जनरल साहब के दफ्तर से, मैडम आप प्लीज़ बताइए पिटिशन के बारे में आप क्या फरमाएंगे। आइए प्लीज़ दीजिए। इसको फेडरल गवर्नमेंट क्या कहती है इसके बारे में, पिटिशन के बारे में मैडम। So federal government would like to submit that the court may kindly dismiss the petition क्यों? because under Article 48 Clause 6 of the Constitution, the Prime Minister may hold a referendum if he considers it necessary to hold it, and the court lacks the jurisdiction to order the same. अगर कोई प्राइम मिनिस्टर के पास पावर है और वो प्रॉपरली एक्सरसाइज नहीं कर रहा और उसको करने की ज़रूरत है, तो क्या आपका केस ये है कि हम क्या सुप्रीम कोर्ट के पास कोई पावर नहीं है प्राइम मिनिस्टर को कंपाइल करने की कि वो एक एक्शन ले। Sir, but grounds प्राइम मिनिस्टर का बताइए। Sir, Supreme Court may compel in the exercise of its power of judicial. रेफरेंस प्राइम मिनिस्टर का कौन से आर्टिकल के तहत? 48 Clause 6, Article 48 Clause 6. Has the petitioner moved any petition before प्राइम मिनिस्टर को? पहले आपने किया रेफरेंडम के लिए दरखास्त वगैरह कोई दी है? और आप इसके ऊपर क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस पे क्या कहती हैं? Sir, public importance का question the petition may raise in UI. It is basically the petition is based upon the violation of fundamental rights, and they have actually failed to specifically mention the rights which have been violated. And the government submits that the question of holding a referendum is purely of a political nature, and the court should not interfere in that regard. If the court is not going ahead and आपको ये तो नहीं कोर्ट डायरेक्ट कर रहा कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट करें, को आपको तो बेसिकली पिटिशन ये जमा करवाई गई है कि रेफरेंडम करवाया जाए, पता किया जाए कि क्या फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए यहाँ पर। ये तो आपका कोर्ट आपको डायरेक्ट नहीं कर रही कि जी आपका इसको कहते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। हाउ इज इट अ पॉलिटिकल क्वेश्चन जस्ट आस्किंग यू to go ahead and have a referendum and ask the people what exactly do they want? So, but that's a prerogative of the Prime Minister and not of the court. But the court, but if do you give an undertaking कि अगर आपको ये एप्लीकेशन देंगे तो आप इसको क्या कहते हैं इसको कंसिडर करके हाँ या ना में जवाब देंगे? Sir, we'll put it before the Parliament and a resolution will be introduced. Then we'll see. How अभी तो आप कह रही थी कि this is the sole prerogative of the Prime Minister. How are you now saying that you will put it before the Parliament? And why would you put it before the Parliament? Does the prerogative lie before the Parliament? हमें उधर भेजना चाहिए? No sir, it shall be introduced by the Prime Minister and he'll exercise his prerogative. No, in the past कौन से referendums हुए हैं? सर मुशर्रफ के लिए हुआ है, जनरल परवेज मुशर्रफ के टाइम पे, एंड ज़ियाउल हक के टाइम पे, जनरल ज़िया सॉरी। आपके पिटिशनर से सवाल है कि कितने बीच में रेफरेंडम्स पाकिस्तान में हो चुके हैं, आपने रिसर्च की है? दो से ज़्यादा हो चुके हैं, मल्टीपल हो चुके हैं। अगली तारीख के ऊपर इसके ऊपर प्रॉपर्ली असिस्ट कीजिएगा। आप ये चाहेंगे कि इसको कहते हैं रिस्पोंडेंट ये चाहेंगे कि उनकी पिटिशन प्राइम मिनिस्टर को रिप्रेजेंटेशन के तौर के ऊपर कंसिडर करने के लिए फॉरवर्ड कर दी जाए, कि आप चाहेंगे कि इसको कहते हैं वी डिसाइडेड ऑन मेरिट्स राइट नाउ, then this petition is dismissed. अस्सलाम योर ऑनर, हम ये पिटिशनर्स की तरफ से हैं जिसमें हमारा आज का केस है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आई जाए पाकिस्तान में, क्योंकि ये एक पब्लिक इंपॉर्टेंस बन चुकी है और इसके तहत एक रेफरेंडम किया जाए। इस मुल्क में पहले भी काफ़ी रेफरेंडम हो चुके हैं, तो इस पर जो काउंसिल इसमें मुल्क में कितने रेफरेंडम हो चुके हैं?
पहले योर ऑनर प्रिसाइजली तो मैं नहीं आपको भी बता सकूं, बट आई कैन असिस्ट यू। जो मेजर Research करके रेफरेंडम्स आना जो चाहिए। मेजर रेफरेंडम्स हुए हैं, एक तो मुशर्रफ साहब का हुआ है, उसके बाद ज़ियाउल हक साहब का भी हुआ था, जिसमें उनको एक्सटेंड किया गया था उनका क्या क्या इन रेफरेंडम्स के अंदर से कोई भी एक भी इंस्टेंस ऐसा था कि जिसके अंदर कोर्ट ने रेफरेंडम का ऑर्डर किया हो? सर कोर्ट ने ऑर्डर नहीं किया था, बट क्योंकि तब एक डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट थी तो इससे डिक्टेटर्स ने तय किया था, और ये हमें भी पता है तो डिक्टेटर्स। फिर रेफरेंडम नहीं करवाने चाहिए, क्योंकि ये डिक्टेटर्स करवाते हैं। आप चाह रहे हैं कि जी गवर्नमेंट से कि कोर्ट हमको प्राइम मिनिस्टर को डिक्टेट करे कि आप रेफरेंडम करवाएं? सर ये पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन द करंट लाइक लास्ट 10 ईयर्स बिल्कुल फेल कर चुकी है। अब आप अगर कहें कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को डिफेंड करेंगे तो वो तो कोई तहत नहीं बनता। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ऑफ फॉर्म अगर आप देखें डॉलर का रेट इकोनॉमिक वाइज अगर हमारे सर ये पॉलिटिकल एक्चुअली ये स्टेज एक्चुअली पॉलिटिकल लेक्चर्स या आपको पॉलिटिकल आर्गुमेंट्स के लिए नहीं है। सर, इसको सुप्रीम कोर्ट back- के अगर आप इजाज़त दें हमारा, अगर आप पहले नुक्ता थोड़ा सा सुन लें, उसको अगर आप एड्रेस कर लें तो शायद सहूलत वगैरह यहाँ पे हो। ये काउंसिल की मेहरबानी करके ये बताइए कि 184(3) के अंदर किस तरीके से इसकी जुरिसडिक्शन बनती है, कौन से फंडामेंटल राइट की यहाँ पे वायलेशन हो रही है, व्हाट इज़ द क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, ये मेहरबानी करके सर पहले। पब्लिक इंपॉर्टेंस सबसे पहले तो है राइट टू द फ्रीडम, और जो राइट टू द फ्रीडम है राइट टू द फ्रीडम किस चीज़ का? यहाँ पे कोई स्लेवरी चल रही है? सर स्लेवरी नहीं चल रही, जिसमें फ्रीडम ऑफ ट्रेड बिजनेस प्रोफेशन है, इसमें राइट टू फ्रीडम और ट्रेड एंड बिजनेस एंड प्रोफेशन का प्रेसिडेंशियल सिस्टम से क्या ताल्लुक? सर मतलब पार्लियामेंट्री फॉर्म है जिसमें टैक्सेस बहुत एक्सेसिवली टैक्सेशन कर रही है गवर्नमेंट। तो क्या आपका ख्याल है प्रेसिडेंशियल फॉर्म बन जाने से गवर्नमेंट तो प्रेसिडेंट साहब टैक्सेशन के का उनका हक बदल जाएगा? सर, हम कांट इंटरफेयर इन द टैक्स रेट्स वगैरह, ये वाला नुकता नहीं सर बनता। आगे अगर आगे एक चलिए। बात बताता हूँ, अगर आप चेक एंड बैलेंसेस आगे इस चलिए, मुल्क में please। चेक एंड बैलेंसेस है ही नहीं। मोहतरम, अगर आप बीच में देखें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं होते, और इसी वजह से उसको अगर आप जो कह रहे हैं डिक्टेटर्स वगैरह वो उसको बीच में प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो वन मैन शो का रुझान ज़्यादा होता है। यहाँ पर पार्लियामेंट इज सपोज टू बी अ चेक एंड बैलेंस एंड दिस कोर्ट इज अ चेक एंड बैलेंस एज वेल। व्हाई आर यू सेइंग कि 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन जनाब ने पढ़ी है? जी सर, बट अगर आप एक यूनाइटेड स्टेट्स की एग्जांपल लें, वहाँ यूनाइटेड हम क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बैठे हुए हैं? पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से हमारे से बात कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वाज क्रिएटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, वी आर सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। हाउ कैन वी गो अहेड एंड चेंज द मैनर एंड नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगर लोग और पार्लियामेंट नहीं करते? ये दुरुस्त है कि पिछली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, और ये दुरुस्त है कि 1973 के अंदर चूज किया गया स्पेसिफिकली कि जी यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, उसके बाद सर प्रेसिडेंशियल फॉर्म को भी लाने की पूरी कोशिश की गई 2001 और के जो कि बाद। फेल हो गई और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स नहीं हुई। तो क्या अगर रेफरेंडम करवाने से आप क्या हासिल करना चाहते हैं? आप मेरी एक बात देख लें सर, जो पार्लियामेंट है, आप खुद एक बता दें, पार्लियामेंट ने पिछले खुद ही बताने के लिए हम यहाँ पे नहीं, आप यूर इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, मेक योर सबमिशंस। सर पार्लियामेंट ने कोई लॉ मेकिंग नहीं है पाकिस्तान में, सारा कुछ ऑर्डिनेंस मेकिंग के तहत चल रहा है। पार्लियामेंट डिड नॉट मेक एंड दो चीजें, पार्लियामेंट ने ये जो आपका नुक्ता है, पार्लियामेंट मे नॉट मेक एनी लॉ if it so does not choose, it does not mean कि anyone else has the power to सब हुआ legislate। है। दूसरी रिक्वायरमेंट ये है, अगर यहाँ पे ऑर्डिनेंसेस पास हो रहे हैं तो वो एग्जीक्यूटिव की तरफ से आ रहे हैं, प्रेसिडेंट बनाकर नहीं पास कर रहा, प्राइम मिनिस्टर और लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से बन के आ रहे हैं। क्या ये दुरुस्त है? जी सर। तो सो इट इज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सिस्टम, और ये जो लेजिस्लेशन हो रही है प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में डाल लेने के बाद, और क्या ये भी दुरुस्त है कि ये वाली जो टेम्परेरी लेजिस्लेशन जो आती है, इट हैज टू बी वैलिडेटेड बाय पार्लियामेंट एंड पुट अप बिफोर द जी सर, पार्लियामेंट। 90 डेज के तो अंदर। अगर पार्लियामेंट के सामने पुट हो रही है तो पार्लियामेंट्री ओवरसाइट तो आ गई। तो आपका ये नुक्ता किस तरीके से बीच में बनता है कि पार्लियामेंट इज इररेलेवेंट देन? सर पार्लियामेंट इररिलेवेंट इस तरह है कि उसमें सारे जो इलेक्टेबल्स हैं, आप उनकी आप देखें पाकिस्तान में। इस नुक्ते के ऊपर तो आप अग्री करेंगे कि जी इसको कहते हैं पार्लियामेंट हैज एन इफेक्टिव रोल टू प्ले इन लेजिस्लेशन। जी बिल्कुल। तो उसकी यानी आप ये फिर कंसीड करते हैं कि पार्लियामेंट से लेजिस्लेशन का हक पार्लियामेंट के पास ही होना चाहिए? सर पार्लियामेंट के पास ही होना चाहिए, बट पार्लियामेंट प्रैक्टिस तो करे ना। पार्लियामेंट तो सारा कुछ कर ही नहीं रही, उनके सेशंस ही नहीं बैठते, उनके पास मेजॉरिटी ही नहीं है। आप पब्लिक इंपॉर्टेंस देखें इसकी, इस तरह तो बनती आप है। आप यहाँ पर ये पिटिशन क्यों नहीं लेके आए कि पार्लियामेंट को डायरेक्शन दी जाए या पार्लियामेंट के सेशंस कॉल किए जाएं? आप सारे का सारा सिस्टम क्यों तब्दील करवाना चाहते हैं? पार्लियामेंट्री सिस्टम जिसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चूज किया गया, प्रेसिडेंशियल सिस्टम को तब्दील करने के बाद
उसको आप चलने की डायरेक्शन नहीं दिलवाना चाहते, आप चाहते हैं कि हम फिर से जिस सिस्टम को हम सारे के सारे मिलकर रद्द कर चुके हुए हैं उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाए। सर उसके अगर आप प्रोज एंड कॉन्स देखें तो उसके ऊपर से तो एक एनालिसिस किया जा सकता है कि दुनिया में ज्यादा पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है कि प्रेसिडेंशियल है? दुनिया में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कंट्रीज में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, प्राइम मिनिस्टर सिस्टम है। यूनाइटेड किंगडम के अंदर कहाँ से, द मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज के अंदर कहाँ का क्या वहाँ प्रेसिडेंट्स मौजूद होते यूनाइटेड हैं? स्टेट्स में क्या है, फ्रांस में क्या है, चाइना में क्या है, रशिया में क्या है। आप सक्सेसफुल इकोनॉमीज में आए, एक यूनाइटेड किंगडम, उसके आप भी साथ 6 और भी तो देखे ना मुल्क हैं जो सक्सेसफुल है। Learned Council, with all due respect, you're not sitting in your drawing room that you're having a conversation like this with the court of law. सबमिट करना चाहूँगा। देखें जिस तरह अभी रिसेंटली हमारे पास जो रिसेंट एग्जांपल है टर्की, उसने रिसेंटली अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया फ्रॉम द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टू द प्रेसिडेंशियल फॉर्म। फ्रांस ने 1958 में अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है। तो क्या इन दोनों केसेस के अंदर उनके सुप्रीम कोर्ट्स ने ऑर्डर किया था रेफरेंडम करवाने का? सर उनकी गवर्नमेंट ने किया था, बट तो अगर यानी कि दोनों केसेस के अंदर जो आपने गिनवाए हैं उनमें तब्दीली किस तरीके से आई? पहले टर्की का लिस्ट कीजिए। सर टर्की में वाया द प्रेसिडेंट ने जो उस वक्त के थे एर्दोगान जो अभी भी हैं, सॉरी, उन्होंने ही इसको किया था, उसके लिए ऑर्डर किया था। बट अगर हमें डायरेक्शन लेनी है पार्लियामेंट से अप्रूव करवाने के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस को फॉलो करके किया गया, ठीक है। तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का क्या प्रोसेस मौजूद है कानून में, सर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करने का जो सर उसमें ये चैप्टर 2 है जो मजलिस शुरा का, वो तो आप वो क्यों नहीं एक्सरसाइज करवाते? क्या कोर्ट के पास कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करवाने की पावर मौजूद है? नहीं सर। क्या आपने ये जजमेंट्स पढ़ी हैं, वो फंडामेंटल बेसिक स्ट्रक्चर की जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स मौजूद हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज़ वन ऑफ द एसेंशियल फीचर्स ऑफ इस्लामिक मामलात आर वन ऑफ द एसेंशियल फीचर्स ऑफ, ये करके सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट्स में ऑलरेडी कह चुका हुआ है। तो क्या अब इस पर रेफरेंडम करवाने की ज़रूरत है कि अब आपका जहन तब्दील हो गया तो आप ये कर लीजिए? क्या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स की बाइंडिंग इफेक्ट नहीं है इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत? है, बट उसमें आप हमेशा दे कैन बी न्यू प्रेसिडेंट ऑलवेज सेट, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन देयर कैन अ न्यू व्हाट प्रेसिडेंट सेट हो सकता है हमेशा, तो वो उस पे कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है ना। यस, बट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के बारे में आप बेसिकली उनका बाइंडिंग इफेक्ट ये कह के ख़त्म करवाना चाहेंगे, यू वांट अस टू डिपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दैट, इस बेसिस के ऊपर ये कहते हुए आपके कहने के मुताबिक कि वो आपका ख्याल है कि जी इस तरीके से होना चाहिए, तो अब एक दफ़ा फिर रेफरेंडम का खर्चा कौन करेगा? बाय द वे रेफरेंडम का आप खर्चा बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं पाकिस्तान के, पूरे पाकिस्तान के अंदर रेफरेंडम करवाने का? रेफरेंडम का एक तो इसमें जो कॉस्ट होगी वो कोई इस तरह जैसा जनरल असेंबली का जो इलेक्शन होता है उसकी तरह की कॉस्ट नहीं, इट्स जस्ट वन, आपने बैलेट करना है येस या नो, इट्स सिंपल है। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पूरे पाकिस्तान के तमाम बंदा इसके ऊपर वोट करेगा। जी। पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी है? 220 मिलियन। तो अगर ये है सारे के सारे, तो यानी 220 मिलियन वो लोगों से आपके कहने के मुताबिक वोट वगैरह हमें करवा लेना चाहिए ऑन अ थिंग व्हिच इज ऑलरेडी बीन सेटल्ड, ऑन अ थिंग अबाउट व्हिच देयर आर मल्टीपल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स के ये सिस्टम है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज क्लियर एंड जस्ट बिकॉज यू थिंक कि और तरीके से बेहतर हो सकता है तो तब्दील कर, तो हमें रेफरेंडम कॉल कर लेना चाहिए। योर ऑनर, विद द पैसेज ऑफ टाइम लॉज भी चेंज होते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम जजमेंट भी चेंज होती है, विद द पैसेज ऑफ टाइम हिस्ट्री भी चेंज होती है, विद द पैसेज ऑफ टाइम हर चीज़ चेंज होती है। आप भी क्या आप मुझे हमें एक जजमेंट दे सकते हैं पूरी दुनिया में से, फॉर एवर एंड एवर में से, जिसके अंदर ये लिखा हो कि जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करके रेफरेंडम करवाया? योर ऑनर, देयर आर ऑलवेज एक्सेप्शंस। तारीख के अंदर किसी ने किया, आई एम सॉरी, देन आई डोंट थिंक वी आर लाइकली टू बी द फर्स्ट वंस टू वी कैन मेक एन हिस्ट्री अगर टुगेदर। हमारे पास, थैंक यू, किसको कहते हैं कि यू आर आर्गिंग बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ टुगेदर वाला यहाँ पे कोई सिलसिला नहीं। लॉ ऑफिसर साहब, आपका क्या मौक़िफ़ है इसके अंदर, बताइए। आइए मैडम। फेडरल गवर्नमेंट क्या कहती है इस पिटीशन के बारे में? Your Excellency, federal government. एक्सीलेंसी नहीं यहाँ पे, Your Lordship. सर, The federal government would like to submit that this court has no jurisdiction to deal with the matter in hand. why? As We have broad powers under Article 184(3). As under Article 184(3), the humble opposing counsel has to establish their case on two
important points. First of all, they have to establish that there is an important public interest question जी, involved अगर in इसके the अंदर है, present अगर case. पार्लियामेंट्री सिस्टम प्रॉपर्ली यहाँ पे नहीं चल रहा पाकिस्तान के अंदर, और पार्लियामेंटेरियंस आर एन एक्स्ट्रा बर्डन ऑन द एक्सचेकर, लेजिस्लेट वो कर नहीं रहे एज सबमिटेड बाय द पिटिशनर, क्या ये इंपॉर्टेंट पब्लिक क्वेश्चन नहीं है कि उनको वैसे ही एलिमिनेट कर दिया जाए और एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया जाए? Your Lordship, under Article 184(3), the judicial review power that is given to court is under the Constitution. So here, the opposing counsel is asking this court not to review the actions of Parliament or executive, but they are asking for the review of the whole system and the Constitution itself, which is completely, utterly ultra vires, and that's why this petition should be dismissed. अगर फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो रही हो, आर यू टेलिंग अस कि यू कैन कंटिन्यू टू वायलेट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल and not allow them to be an effective part of the political process, and that the court cannot do anything? Your Lordship, first of all, they have to uh, establish before this court that there is actually any kind of violation of any fundamental right as given under chapter 1 and 2 of the Early Constitution. petition, the gentleman appearing in the first petition had clearly indicated before this honorable court, and we tend to agree from all of the press clippings and everything that they have put across, that presently there are gross violations of various different aspects of fundamental rights वगैरह, which the parliament is not doing anything about. And in fact, अगर आप बीच में देखें कि legislation वगैरह जितनी इन्होंने की है, that has been rather nominal. There has been no consideration of any of the various different laws that are put before the parliament. Is the parliament not effectively a rubber stamp? Your Excellency, first of all, do they And have we are not Yeah. ambassadors, so you cannot call us excellency. Your Lordship, first of all, I would like to ask a question to my We are not here to ask or answer any of your questions. What are your legal submissions? My legal submission is that, is there any case related to any fundamental right has been before contended before this court, upon which any sort of direction has been issued to Parliament or executive, which they haven't been able to make? We have on the 18th of, we have on several matters referred, even on a constitutional amendment, and we have struck down several laws, and we have referred certain matters to Parliament for reconsideration as well, and it has recently happened. So And what seems to be the concern? And Your Lordship, a lot of those What matters have provision been of law does considered. the referendum power lie under, and who does it lie with? The power of referendum? Yes. Yes, the power of referendum can only occur if the Prime Minister of Pakistan, Under what article? under Article 48, Clause 6 of the Constitution, if he considers it necessary that the question of public importance is involved, that the referendum should be happen in Pakistan, so he may ask the Parliament to give the permission for the referendum, and if Parliament gives the permission, then the question of yes or no whether will be given to people of Pakistan, and they will decide on any question that will be put before the people. So, however, is this discretion which lies with the Prime Minister not supposed to be exercised through application of mind? Has the Prime Minister considered the question of holding a referendum? Your Lordship, first of all, under the present circumstances and the Constitution, there hasn't been any need to revise or to Do you look give an into the undertaking? Do you give an undertaking that the Prime Minister is going to consider this question and submit a decision in this regard to this honourable court if we refer this matter to them? This is wholly the Prime Minister's prerogative, and if he considers that there is a need, if he considers that it is necessary, The question that then the he court will. is putting to you is, if the question is put to the Prime Minister,
consider whether it is appropriate or not. We are not invading his prerogative, and we are leaving it up to him to decide. But will you accept that this petition? Will you give an undertaking that this petition will be decided within a fixed amount of time? Well, right now I cannot decide this matter on behalf of Prime Minister, so it will be reconsidered by the Prime Minister itself. You will be are you seeking time to seek instructions? Yes, sir. What is the petitioner's case? Would it be satisfied if this case is referred to the prime minister to first make a decision on whether it is necessary to hold a referendum on this matter of national importance? हाँ ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन देती है विद इन लाइक अ सर्टेन टाइम 30 days 60 days में डिसाइड हो जाता है, तो yes we could go there. And in that way you reserve the right to challenge the decision of the prime minister as well before the appropriate forum. Yes. In case it passes that decision. Yes. That request seems reasonable. And in view of the submission, a petitioner does not press this petition if this petition is forwarded to the Prime Minister of Pakistan to consider whether it is to pass appropriate orders and to consider whether it is necessary to hold a referendum and whether this petition involves a matter of national importance. The Prime Minister may, if he considers it appropriate, decide this matter within 30 days of receipt of this petition. Petition is so disposed. अस्सलाम वालेकुम। वकास साहब, मेरी पिटीशन ये है कि रेफरेंडम होल्ड किया जाए, क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए मुल्क के अंदर, क्योंकि जो अभी पार्लियामेंट्री सिस्टम है इसने बुरी तरह नाकाम हो चुका है। आप देख लें कि यहाँ पर अभी बारिश के दिन चल रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे कोई भी जो इसके ऊपर अदारे उन्होंने कोई काम नहीं किया। यहाँ पे पॉलिटिकल तकरीर वगैरह नहीं होगी। यहाँ पर बीच में बात तो सीधी सीधी ये है कि क्या इसको कहते हैं, सवाल तो ये है कि वी आर क्रिएचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये पॉइंट आउट कीजिए कि आप यहाँ पे कौन सी आर्टिकल के तहत आए हैं? 184(3) के 184(3) के तहत आप इसमें क्या क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस यहाँ पे इन्वॉल्व है, और किन वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स के ऊपर आप रिलाई कर रहे हैं? कौन से फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं जिसके ऊपर आप ये करवाना चाहते हैं? इसके अंदर माय लॉर्ड आर्टिकल 199 के अंदर क्यों नहीं गए? लाहौर अपने रेलेवेंट प्रोविंस के अंदर जाके पहले रिट पिटीशन जमा करवाते हैं। हमने इसके अंदर, क्योंकि लॉर्डशिप आर्टिकल 48 के अंदर 48(6) के अंदर ये कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर के पास ये पावर है कि वो, तो क्या प्राइम मिनिस्टर के हमने एप्लीकेशन दी थी वहाँ पे, के खिलाफ के अगेंस्ट रिट नहीं पास हो सकती इसके अंदर? प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ रिट, लेकिन माय लॉर्ड ये फेडरल पब्लिक होल जो हाई कोर्ट है वो एक प्रोविंस की हद तक रह जाती है उसकी पावर्स। तो आपके कहने के मुताबिक कोई हाई कोर्ट किसी प्रोविंस का प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ रोज ऑर्डर नहीं करता? आपके कहने के मुताबिक कोई प्रोविंस कोई प्रोविंशियल हाई कोर्ट फेडरल गवर्नमेंट, हर फेडरल गवर्नमेंट के ऑफिसर के अगेंस्ट उस हद तक कभी ऑर्डर नहीं कर सकता, और उनके लिए सुप्रीम कोर्ट में आना पड़ता है या सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आप आके मुकदमा कर सकते हैं? इज दैट योर केस काउंसिल? लॉर्डशिप, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर ये मौजूद है कि वो हाई कोर्ट के पास भी ये पावर मौजूद है। हाई कोर्ट के पास क्या ये पावर मौजूद है कि नहीं? अभी तो आपकी गुफ्तगू से ये मुझे लगा कि हाई कोर्ट के पास शायद प्राइम मिनिस्टर को कोई ऑर्डर करने की पावर ही नहीं मौजूद। नहीं, हाई कोर्ट के पास भी पावर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास हम इसलिए आए हैं कि सारे अदारे इसके फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, और तमाम के तमाम पाकिस्तान के मुकदमे सारे इब्तदा सुप्रीम कोर्ट के पास से होनी चाहिए। क्यों जो तमाम के तमाम इदारे चूंकि इनके ताबे हैं, और हम सुप्रीम कोर्ट के ताबे तमाम के तमाम इदारे नहीं हैं, so they act in aid of the orders of the constitution। ये बराबर लेवल के ऊपर हैं और सेपरेशन ऑफ पावर्स हैं, और आपस में बीच में कोऑर्डिनेशन के साथ और चेक्स एंड बैलेंसेस के साथ ये इदारे चलते हैं। कोई इदारा कोई और के ऊपर अब हावी नहीं है।
सो आप क्या ये पिटिशन विड्रॉ करके आर्टिकल 199 की पिटिशन जमा करवाना चाहेंगे? जी मैम। लर्नर लॉ ऑफिसर एक साहब ने तो अपनी पिटिशन विड्रॉ कर ली, दूसरे साहब ने अपनी पिटिशन प्राइम मिनिस्टर को रेफर करवा ली, अब एक ओरिजिनली पिटिशन पेंडिंग है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो सबसे पहली बीच में पिटिशन जमा करवाई गई थी उसके ऊपर ये कहा गया था कि जी रेफरेंडम के लिए को रेफर किया जाए प्राइम मिनिस्टर को कि ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को तब्दील की जाए। Sir, the said petition must be dismissed on the ground of lack of jurisdiction because the court ordering for the referendum is in violation of the principle of separation of power. Furthermore, the प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स कहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में किधर लिखा हुआ है? Can you please point out to the article which says mentions separation of power? We are only aware of Article 184(3), under which we are going to review questions of public importance and where the government violates the fundamental rights of the citizens. We can go ahead and assume jurisdiction. So you mean to tell me that every action of the executive or every failure to act cannot be judicially reviewed by us? सर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है और आर्टिकल 2A जो उसमें इनकॉर्पोरेट किया गया वो कहता है कि जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो वॉयलेशन है आर्टिकल 2A की, बिकॉज इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग देयर शैल बी अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूएन की रेजोल्यूशन तो क्या प्रेसिडेंशियल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक नहीं होती? नहीं सर, यूएन की रेजोल्यूशन आई थी 2004 में, उन्होंने उसमें बेसिक इंग्रेडिएंट्स बताए थे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के, उसमें एक असेंशियल इंग्रेडिएंट जो था वो था सेपरेशन ऑफ पावर, जबकि वंस अगेन आई अंडरस्टैंड बट ये हम यूएन के ताबे नहीं, हम पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन के ताबे हैं। आपसे सवाल ये बीच में किया गया कि पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कहाँ पर लिखा हुआ सेपरेशन ऑफ पावर्स का और कहाँ पर ये लिखा हुआ है कि द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैन नॉट बी प्रेसिडेंशियल? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में क्या लिखा गया काउंसिल? फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो पार्लियामेंट्री होगी। जी बिल्कुल दुरुस्त आप कह रही हैं। इसको अगर तब्दील कॉन्स्टिट्यूशन की किसी चीज़ को करना हो तो किस चीज़ के तहत वह तब्दील हो सकता है? क्या तरीका होता है कॉन्स्टिट्यूशन को तब्दील करने का? सर रेजोल्यूशन पास करवाई जाएगी पार्लियामेंट में, अमेंडमेंट करवाई जाएगी पार्लियामेंट के अंदर। इसके अंदर हमने इसके लिए तो आपकी सबमिशन फिर इसके ऊपर इस पिटीशन के ऊपर क्या है? Sir, the petitioner is wasting the time of the court by debating on presidential form of government by comparing with its parliamentary form of government. According to the government, इसको कहते हैं there is no need to improve the system. According to the government, the performance of parliament is adequate. Sir, Zafar Ali Shah case था PLD 2000 Supreme Court 896. We would like a yes or no answer to the question. According to the federal government, is the parliament performing adequately? Yes, sir. Parliament is performing adequately if your prime minister only shows up 9 times during the last 2 years to sittings of parliament. How many legislations has parliament passed recently? Sir, but presidential form of government भी जो है वो आप ये इंश्योर तो नहीं करवा सकते कि ये सारी जो वॉयलेशंस वगैरह हो रही हैं वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं होंगी। फेडरल पटिशनर का केस ये है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसलिए ज़्यादा बेहतर है कि इसके अंदर प्रेसिडेंट के पास एक बंदे के पास कॉन्सेंट्रेटेड पावर होती है जिसके अंदर वो बेहतर परफॉर्म कर सकता है। तो क्या ये प्राइम मिनिस्टर ये नहीं चाहेंगे कि उनके पास ज़्यादा बीच में पावर हो और वो ज़्यादा के सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो और वो ज़्यादा बेहतर बीच में परफॉर्म कर सकें और ये पार्लियामेंट की ज़रूरत ना हो? Would the prime minister not want more power to fix the system which he clearly feels that is not working well? Would the prime it is a learned counsel, it is learned law officer, it is
Only a yes or no answer. Could you answer that, please? Would the Prime Minister want more powers? No. The Prime Minister would not want more powers, and according to you, everything is fine, and Parliament should continue. Yes. Okay, but on what legal basis? Now, coming back to the legal question, would the Federation agree to considering the petition of the petitioner? If we refer this matter to the Prime Minister, would he put before decide it in consultation with the cabinet whether reference is likely to be is appropriate in the instant matter or not? Or would you like us to pass an order to this effect? Council, it is a yes or no question. Yes. You would want us to refer this matter to the federal government to seek have the Prime Minister decide the matter. So we hereby dispose of this particular case in this regard, and this petition is to be treated as a representation before the Prime Minister, who shall consider and decide whether it is appropriate to would council for the petitioner be satisfied if such an order is passed? Okay, it's referred to the Prime Minister, who shall decide the matter within 30 days. The petitioner shall be free to, in case he finds the decision not to his satisfaction, will be free to avail appropriate remedies in such circumstances. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों के अभी ये परफॉर्मेंसेस वगैरह देखी, क्रिटिक वगैरह मैं यही बेसिकली करना चाहूँगा। मोस्ट ऑफ यू, इट्स नॉट लाइक आपने सुप्रीम कोर्ट के सामने आर्ग्यू किया हुआ, तो आपका जो इनफॉर्मल अंदाज में आप जो गुफ्तगू कर रहे थे वो प्रॉब्ली सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं चलेगी, लेकिन इट्स ऑल राइट। आप अभी एज अ फर्स्ट अटैम्प्ट इट्स गुड। नुक्ता इस प्रोसेस के अंदर और ये गुफ्तगू करने के अंदर ये था, और आपको एक्सरसाइज बेसिकली इसीलिए दी हुई थी कि आई वांटेड यू गाइस टू प्रैक्टिकली एंगेज विद आर्टिकल 184(3). आई वांटेड यू गाइस टू सी के सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था, हाई कोर्ट में जाना चाहिए था। जो चीज़ आपने ज़्यादा दोस्तों ने नहीं की कि कौन से स्पेसिफिक फंडामेंटल राइट की वायलेशन हो रही है। राइट टू लाइफ, राइट टू पार्टिसिपेट इन द पोलिटिकल प्रोसेस, राइट टू उसको कहते हैं आपके मल्टीपल ऑल राइट्स। खैर फ्रीडम ऑफ ट्रेड वगैरह आपका ज़्यादा आर्टिकल 4 और 25 डिस्क्रिमिनेशन, इक्वालिटी, उनको आपने बेसिकली समझाने की ये ज़रूरत है। 184(3) के अंदर दो एलिमेंट्स है, क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। अगर आप फॉर एग्जांपल लॉ की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से तो आप कहते हैं इट्स नॉट अ क्वेश्चन एनी मोर, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन हैज सेटल्ड इट ऑलरेडी। And anything which is written down in the constitution is no longer open to debate, and you cannot make it into a question कि जी हमने सवाल बनाना है और हमने इसलिए करना है। So that is one way you could have gone. Respondents की तरफ से, plaintiffs की तरफ से it was a difficult question, and I would be surprised अगर court इसको entertain करती है, because court is a creature of the constitution itself. They have been created under constitution, तो उनके पास क्या बीच में पावर मौजूद हुई कि वो डिटर्मिन करें क्या क्या है और अवाम कर सकती है। बिकॉज लिखा तो ये हुआ है कि सॉवरेंटी अवाम की, खुदा की सॉवरेंटी और ये पावर अवाम के अंदर, और अवाम बीच में आगे जाके डेलीगेट करती है। रेफरेंडम की थ्योरी ये है कि अवाम से इसीलिए पूछा जाता है फंडामेंटल क्वेश्चंस वगैरह करके। रेफरेंडम अगर हो गया तो फिर उसको लेजिस्लेशन, फॉर एग्जांपल ब्रेक्सिट में आपने देखा होगा, वो उसके बाद फिर लेजिस्लेट करके उसको इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे रेफरेंडम का कोई, आई डोंट नो, आई एम नॉट वेरी क्लियर इन माई हेड कि इसको इसका बाइंडिंग इफेक्ट है कि नहीं, मगर पढ़ने से तो ये है कि इट्स अ फीडबैक यू कैन गेट। और अगर प्राइम मिनिस्टर को सारे कहते नहीं जी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहिए, तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बाद फिर अमेंडमेंट्स कानून के अंदर करनी होंगी। पटिशनर को ये पॉइंट आउट करने की ज़रूरत थी कि जी हम सिस्टम के अगर या कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं है, हम तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म ऑफ रेफरेंडम को चलवाने की कोशिश कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर को हमने लिख के भेजा था, हमने इतनी मरतबा कहा है, मगर वो डिटर्मिन नहीं कर रहे। और ये इस नौयत की चीज़ है कि प्राइम मिनिस्टर इस सवाल का हाँ या ना में जवाब तो कम अज़ कम आवाम से मांगे। अगर नहीं बीच में करता, और प्राइम मिनिस्टर की, या तो आप इस तरीके से भी, लोग तो कहते हैं कि शायद प्राइम मिनिस्टर को स्ट्रेंथन करने के लिए या
प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में तो प्राइम मिनिस्टर आई डोंट नो क्या होगा वगैरह, खान साहब को ही शायद प्रेसिडेंट बनाना चाहते हो या किसी और को बनाना चाहते हो। वहाँ पे भी अगर आपने प्रेसिडेंशियल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में देखेंगे, इस चीज़ पे किसी ने भी बात नहीं की कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों अच्छी है और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों गंदी है। गंदी तो आपने बात करने की कोशिश की, मगर समझाने की ये ज़रूरत थी या आगे ये करने की ज़रूरत थी कि XYZ तरीके से बेहतर है। जब आप दूसरे मुल्कों के बारे में बात करनी शुरू करते हैं तो वहाँ पे मसला ये पड़ता है कि वन कैन टर्न अराउंड एंड बेसिकली से कि जी अमेरिका अमेरिका आप यहाँ पे क्यों कर रहे हैं। अगर आपने आर्ग्यू करना तो अगर आपने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को प्रमोट करना तो आप कह सकते हैं जी 65 के अंदर सबसे ज़्यादा अयूब खान की जब थी गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल सिस्टम तो हमने सबसे ज़्यादा तरक्की की है, हम तो कोरिया वगैरह से आगे थे, ये देखिए XYZ तरीके। इस तरीके से आप आर्ग्यूमेंट पिच कर सकते हैं। मुश्किल है आर्ग्यूमेंट वगैरह, बट यू कैन गो अहेड एंड आर्ग्यू इट लाइक XYZ इन अंदाज में भी। आर्ग्यूमेंट को प्रॉपर्ली फ्रेम करना और पुट फॉरवर्ड करना है, ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी पटिशन्स जीते हैं, ये मुश्किल केस है। सुप्रीम कोर्ट का क्या काम ये और सेटल्ड क्वेश्चंस के ऊपर रेफरेंडम का कह भी देना, मगर आप तक अगर गवर्नमेंट के ऑफिसर्स अगर बीच में इंसिस्ट करते कहते कि जी आप डिसाइड कीजिए, तो ऐन मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट ना अलाउ करता, बल्कि काफ़ी आसानी से हमारे एक लॉ ऑफिसर ने तो हाँ एंड में कर डाली। तो उन्होंने अपने ये भी कंसिडर नहीं किया अप्रोप्रिएट कि प्राइम मिनिस्टर से पूछ ही लें, शायद इसी चीज़ के ऊपर उनको नौकरी से फारिग करवा दिया जाए कि आपने इतनी बड़ी अंडरटेकिंग हमारे से पूछे बगैर किस तरीके से दे दी। अच्छा वकील तो ये कहता आपने अभी शुरू किया, इंशाल्लाह आई एम श्योर आप बहुत अच्छी वकील बनेंगी, लेकिन आपको तो ये कहना चाहिए था जी मुझे टाइम दे दीजिए, मैं इंस्ट्रक्शन से ले लेती हूँ। जब कुछ सूझ ना रहा हो तो बंदा ये आगे से जाके कहता है कि जी भाई मुझे टाइम दीजिए, मैं किस तरीके से कह सकती हूँ हाँ या ना, मेरे क्लाइंट से मुझे पूछ लेने दें। तो दैट इज़ हाउ यू अप्रोच दिस एज वेल, टाइम बाइंग एक्सरसाइजेज और आपके ऊपर प्रेशर डालने का और आपसे गुफ्तगू करने का। सुप्रीम कोर्ट में इस तरह नहीं होता, बहुत फॉर्मल तरीका होता है, मगर इस और शायद ये सारी जो गुफ्तगू वगैरह हो रही है और जो सारा प्रोसेस हो रहा है उसका मकसद ही ये है कि आप पे प्रेशर डाला जाए और आपकी एबिलिटी टू थिंक ऑन योर फीट, आपको कि जी मैं सवाल आपको फेंक रहा हूँ, आप उसका जवाब किस तरीके से देते हैं, कैसे हैंडल करते हैं, अपने आप को कैसे हैंडल करते हैं, अपने आप को कैसे कंट्रोल करते हैं। हामिद साहब ने शुरू के अंदर बीच में शुरू किया मामला, इब्तदा के अंदर थोड़े से कॉन्फिडेंस की कमी लग रही थी, लेकिन ही इम्प्रूव्ड वेरी वेल जब ये गुफ्तगू हो रही थी, तो बल्कि थोड़ा सा ज़्यादा ही करख्त आगे से बोल रहे थे और जिस तरीके से कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट आपको 2 मिनट में वहाँ पे फारिग करा के इसी चीज़ के ऊपर आपकी बात सुननी बंद कर देगी। वहाँ पे बहुत ह्यूमिलिटी से काम करना पड़ता है और सीनियर जजेस मौजूद होते हैं, आपको उनका टेम्परामेंट जानते हुए ही अग्रेसिवली आप कभी सुप्रीम कोर्ट को नहीं टेक ऑन करके उनसे अपनी फेवर के अंदर डिसाइड करवा सकते। आपको उनके सामने सबमिसिव होना चाहिए और उनके सामने उनको इफेक्टिवली डेटा के बारे में बात करें, नुक्तों पे बात करें, आर्टिकल्स की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आर्टिकल्स की आपकी तैयारी नहीं थी, अगर लिखा हुआ था कि जी उसके अंदर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, तो जहन में पहला क्वेश्चन ये आना चाहिए कि फंडामेंटल राइट पूछेंगे किसका है। आर्ग्यूमेंट्स फंडामेंटल राइट्स को पढ़ के उनके मुताबिक बनाइए, हवा में हवाई फायर नहीं कि ये चीज़ गंदी है, ये चीज़ गंदी है, हाय हाय आग लग गई, इसको सारी चीज़ों को ठीक करें, नहीं। सुप्रीम कोर्ट कभी भी इस तरीके से नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट की पावर्स भी वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस है। पुराने रेफरेंडम जो हो चुके हों उनको भी देखा जा सकता है, वहाँ पे भी आपको एग्जामिन करने की ज़रूरत है कि वहाँ पे क्या मामलात वगैरह थे। ब्रिटेन में मेरे ख्याल में ब्रेक्सिट को बाद में चैलेंज किया गया है, कोर्ट के ऑर्डर के तहत रेफरेंडम हुआ है कि नहीं, ये भी आपको रिसर्च करनी चाहिए थी फलां जगह पे हुई है कि नहीं। बिकॉज आप अगर कोर्ट को कोई नई चीज़ करने के लिए फॉर एग्जांपल ये इसको कहते हैं, अब्बास साहब जो आर्ग्यू कर रहे थे कि जी फर्स्ट टाइम हिस्ट्री बनानी है, ये सुप्रीम कोर्ट हिस्ट्री बनाने के लिए नहीं बैठा हुआ, यू हैव टू बेस इट ऑन। और सुप्रीम कोर्ट जो चीज़ पहले कभी नहीं हुई तो वो इट्स हाईली अनलाइकली किसी और दुनिया में नहीं हुई, तो वो ये उठ के चल पड़ेंगे कि जी इस तरह हम चूँकि अब्बास साहब फरमा रहे हैं तो वो इस तरीके से आपके साथ चल पड़ेंगे। यू हैव टू गिव दम एविडेंस। सुप्रीम कोर्ट के अंदर वकालत के अंदर भी यही सिलसिला है, यूज़ एविडेंस टू प्रिपेयर एवरीथिंग। मैडम ने जो आगे से रिबटल सबसे पहले आपने किया, जवाब के अंदर जो आप आई थी, इट वाज वेरी वेरी इफेक्टिव कि आपने नुक्तों के ऊपर बात की, आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर की, ज्यूरिसडिक्शन का अल्फाज इस्तेमाल किए कोर्ट को बताने के लिए कि आप नहीं कर सकते ना। अब आप कोर्ट को आप नहीं इस तरीके से कर सकते ये कहने की नहीं ज़रूरत है, बट यू कैन रिस्पेक्टफुली से कि या रिस्पेक्टफुली सबमिट कि यू लैक द ज्यूरिसडिक्शन। ये ऐसे वर्ड्स होते हैं, कह तो आप ये रहे होते हैं कि भैया आपके पास करने की ताकत नहीं है,
मगर इसको आपको इन अल्फाज में फ्रेम करके पुट करना पड़ता है। वो फिर पूछेंगे क्यों नहीं, कैसे नहीं, 199 के अंदर जाना चाहिए था, इधर जाना चाहिए था। ऑल ऑफ दीज इश्यूज आर इम्पॉर्टेंट टू कंसिडर। सो आपने बेसिकली इसको इसी तरीके से लेके चलना है। अदरवाइज परफॉर्मेंस वाइज इट्स ऑल राइट यार। इस स्टेज के ऊपर इतना जो आपसे एक्सपेक्ट वगैरह करना, आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाय द फैक्ट कि यू गाइज वर एबल टू समवॉट स्टैंड अप, यू डिड नॉट बैक डाउन। आपने अपना आर्ग्यू वगैरह किया, और प्रेशर आप इसीलिए डाल रहे थे कि और जब केसेस वगैरह आप अपने आर्ग्यू कर रहे होंगे तो सो यू कैन गो अहेड एंड आंसर बैक एज वेल इन अ रिस्पेक्टफुल एंड इंटेलिजेंट वे। इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप इंटेलिजेंट जवाब दे सकते हैं कि नहीं। माना कि आपका दूसरी दफ़ा भी रद्द हो जाए, तीसरी दफ़ा देर इज़ नो 100% केस, आपका ज़ाती केस नहीं है, इट्स नथिंग टू बी टेकन पर्सनली, मगर आपकी जॉब वगैरह ये है कि इंटेलिजेंटली आप एड्रेस करें और अपने मुकदमे को सीधा करने की कोशिश करें। ये पटिशन बासानी खारिज भी की जा सकती थी। ये पटिशन प्राइम मिनिस्टर को अगर रेफ़र कर दी गई और प्राइम मिनिस्टर ने प्रॉब्ली रद्द ही करनी है, वो रद्द करने के बाद फिर पटिशनें चलेंगी, तो आपके लिए शायद आसान बेहतर होता कि आप कोर्ट से रद्द करवाती। अगर आप बीच में इसको कहते हैं कि नहीं जी आप डिसाइड करें, तो देयर इज अ फेयर चांस दैट द कोर्ट विल से इट्स नॉट मेंटेनेबल, नॉट समथिंग वी आर गोइंग टू गेट इनटू। वो मामला वहाँ पे ही ख़त्म हो जाता। सो स्टफ लाइक दैट यू हैव टू डिस्कस इट एज अ स्ट्रैटेजी। पहले आपके जहन में होनी चाहिए वो ये करेगा तो मैं ये करूँगी, यूँ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये ऑब्जेक्शन भी हो सकती है। दिस इज स्टफ जब आपके पास पटिशन आती है यू हैव टू सिट डाउन एंड थिंक थ्रू, मैंने ये करूँगा। वो यहाँ पे आके सोचने वाली नहीं होती। एंड समटाइम्स यू इवन गेट्स इंस्ट्रक्शंस बिफोर हैंड कि जी क्या हमारे क्लाइंट को कि जी एडिक्वेट होगा कि हम नीचे प्राइम मिनिस्टर साहब को भिजवा दें, फिर आप कह सकती थी कि भेज दिया जाए। मगर मेरा ये यहाँ पे बैठ के कि मैंने थोड़ा सा किया तो आपने मुस्कुराते हुए कह दिया कि जी हाँ जी ठीक है प्राइम मिनिस्टर को भेज दें, पूछने की ज़रूरत है, तो वो जाके दैट बिकम्स अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम। यू कैन गेट फाइड फॉर दैट बाय द वे। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपने इंस्ट्रक्शंस के बगैर यू शुड नॉट बी प्रोसीडिंग। सो ओवरऑल आई थिंक होपफुली यू गाइज फाउंड इट यूजफुल। ये करके आज इलेक्शन के कैंपेन की जगह यही मेरा बेसिकली तरीका था। दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू डू एंड व्हाट आई वांट टू इंट्रोड्यूस इन बार काउंसिल। और ये जो आप सारे दोस्त मेरे लिए मुशक्कत कर रहे हो वो यही है कि असल में आपके लिए इस तरीके की ट्रेनिंग रेगुलरली होनी चाहिए, और ये बार काउंसिल की होनी चाहिए। और आपको वीडियोज़ और ट्रेनिंग के ज़रिए, आपसे वीडियो भी इसीलिए बनवाया है कि आपको तंग करना वगैरह मकसद यहाँ पे नहीं था, लेकिन दिखाना ये था कि और चेंबर और इलाकों के अंदर भी बार एसोसिएशंस में भी अपने हर चेंबर्स के अंदर भी ये किया जा सकता है और बार एसोसिएशन के लेवल पे भी किया जा सकता है। बिकॉज यू विल अप्रिशिएट कि जब खुद काम करना होता है। अब मैं आपको अच्छे लेवल के ऊपर ये करके कॉन्स्टिट्यूशन के ये एस्पेक्ट्स आपने पढ़े तो थे, मगर अब आप स्टूडेंट से जब यहाँ पे प्रोफेशन के अंदर आए हैं तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है, इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, इस बारूद को इस्तेमाल करके आप दूसरे का मुकदमा कैसे उड़ा सकते हैं, ये चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। और दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ यू गाइज आर हियर। सो आई होप यू एंजॉयड इट। बट नुक्ता यही है कि आई हैव ऑलवेज फेल्ट कि ये वाली चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि ये बार एसोसिएशंस और चेंबर्स में हों। अगर आप मुकदमा एक एंगल से तैयार कर रहे हैं, आइंदा से मेरा भी वैसे बीच में रुझान ये है कि दो को कह दूंगा एसोसिएट्स को कि यार तुम अगेंस्ट करो तैयार, ताकि उनके हाथ से भी आपको लिस्ट आ जाए कि जी कल ये भी हो सकता है, शायद ये अगेंस्ट जजमेंट है, इसको इस्तेमाल करके ताकि मेरे आर्ग्यूमेंट्स भी बेहतर हो जाए। अमेरिका इंग्लैंड में यही होता है कि अपोजिशन ब्रीफ्स उनको कहते हैं कि आपका अगर ब्रीफ कोई बना रहा है आपके फेवर में, तो अपोजिशन ब्रीफ आपके अगेंस्ट भी कोई बना के दे देता है कि सर अगर दूसरी तरफ से नुक्ते आएंगे तो यही होंगे। सो दिस इज़ द पॉइंट ऑफ ये जो ड्रामा हमने किया, ये ड्रामा नहीं है, ये आपके एक्चुअल स्किल्स, एबिलिटी टू स्पीक, उसको डेवलप करना चाह रहा है। इस पर कोई क्वेश्चन वगैरह तो पूछिए। जनरली आज के जो मामला डिस्कस कर रहे थे उस पर। आर्टिकल 199 के अंदर आप भी जा सकते हैं, इफ़ यू आस्क मी। उसके अंदर यू कैन से कि पटिशन। अच्छा ये क्वेश्चन इसमें किसी ने टच ही नहीं किया कि क्या प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इस नौयत के ऊपर ये जो उसकी डिस्क्रेशनरी पावर्स हैं, इस पे क्या रिट पिटिशन हो सकती है, ये 184(3) पे किया जा सकता है, या उसको कोई उसकी परफॉर्मेंस ऑफ हिज जो ड्यूटीज़ वगैरह हैं उसके ऊपर इंडेमनिटी तो उसके पास अवेलेबल है, बट क्या किसी नौयत की उसकी प्राइम मिनिस्टीरियल प्रोटेक्शन है एग्जीक्यूटिव के ऊपर, वो आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि क्या ये उसकी। और एक दोस्त ने ये भी रेज किया कि मुस्तफ़ा एमपेक्स की जजमेंट के बाद प्राइम मिनिस्टर का मतलब प्राइम मिनिस्टर है कि प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट है, क्या ये कैबिनेट की डिसीजन होगी कि करवाना है कि नहीं हमने।
तो stuff like that, these issues were ones we did not particularly touch upon. But ये जो petition आई हुई है, I think should be interesting. But मेरे नज़दीक तो खारिज होनी बनती है, प्राइम मिनिस्टर को रिफर वगैरह करने का भी इसमें नहीं, ये सेटल्ड क्वेश्चन है। इसके ऊपर आके क्या हर दफ़ा कोई शोशा छोड़ देता है ये प्रेसिडेंशियल होनी चाहिए, कि प्रेसिडेंशियल होने के बाद ये जो सारे के सारे मामला था कि इज पार्लियामेंट द एक्चुअल प्रॉब्लम, वाई वी आर हैविंग प्रॉब्लम्स। बात तो ये है, फैक्ट ऑफ द मैटर इज पार्लियामेंट को अगर आपने बीच में रब आउट करना है, काम वो नहीं करी, तो आप ये क्यों नहीं पिटिशन लेके आए कि पार्लियामेंट से काम करवाया जाए? आप ये पिटिशन क्यों नहीं लेके गए कि पार्लियामेंट से फलां इशू के ऊपर लेजिस्लेट वगैरह करने की बेशुमार ज़रूरत है, या को खैर अब वो भी मेंटेनेबल होगी कि नहीं, बट बात ये है करना अगर कुछ है तो सिस्टम को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, कि हर दफ़ा हर 6 महीने के बाद उठा के चीज़ें बाहर फेंक देने का है कि पहले एक कॉन्स्टिट्यूशन आई। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक ही कॉन्स्टिट्यूशन चलनी चाहिए। अब डायरेक्शन जो ले ली हुई है उसको बेहतर करें। और अगर आप मेरे से पूछे तो जब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम के अंदर भी हमारे पास प्रेसिडेंशियल सिस्टम ही बेसिकली चलती रही, वन मैन शो चलता रहा, राइट? प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज वन मैन शो मोर और लेस इज वन। पार्लियामेंट जहाँ अगर रबर स्टैम्प है भी या नहीं भी है वगैरह, नुकता तो ये है मुल्क एक बंदे को ज़्यादा पावर दे के नहीं चलता रहा। मुशर्रफ साहब के टाइम में देख लीजिए, पॉलिटिकल पार्टीज के टाइम में आप देख लीजिए वगैरह, पार्लियामेंट तो कभी आड़े आई ही नहीं। पार्लियामेंट ने तो कभी किसी को नहीं कहा प्राइम मिनिस्टर साहब आप ऐसे कैसे कर रहे हैं, गलत है, प्राइम मिनिस्टर साहब आप ये कैसे कर रहे हैं। तो यू हैव टू डेवलप द आर्गुमेंट फर्दर एज वेल। सो आई फेल टू सी कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या गोली आ जाएगी, अदर देन द फैक्ट कि वो और ज़्यादा पावर कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी, अदर देन द फैक्ट कि फेडरल लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी, अदर देन द फैक्ट कि और लोगों के पास पावर आ जाएगी। तो क्या पावर की कमी ऑलरेडी है यहाँ पे कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब ये तो नहीं कभी कहते कि जी मैंने पार्लियामेंट नहीं करने देती या मुझे फलां नहीं करने देती। मसला तो आपके जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो हैं सारे के सारे, परफॉर्मेंस है वो हैं सारे। इज इट द फैक्ट, इज इट द केस ऑफ द गवर्नमेंट कि जी उनको कोई बंदा रोक रहा है प्रॉपरली फंक्शन करने से? वहाँ पे तो आप कह सकते हैं कि जी सिस्टम को बदल देंगे तो ठीक होगा। ये तो बीच में एक ट्रक की बत्ती है कि जिसके अंदर आपने कह दिया जी इंज नहीं इंज करके देख लो, उससे फ़र्क क्या पड़ेगा? बंदे तो वही होंगे। अगर परफॉर्मेंस नहीं हो रही तो ज़्यादा मसला ब्यूरोक्रेसी का और फेलियर टू परफॉर्म का है कि मसला असल में इसका है कि जी ओहदेदार वगैरह जो ऊपर गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हों उनकी गलती है। असल में तो ये है कि डिसीजन मेकिंग प्रेसिडेंशियल में भी यही ओहदेदार होंगे, प्रेसिडेंशियल में एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स यही बंदे होंगे। तो अगर आपने उनका सिस्टम कर दिया और उनकी पूछताछ ख़त्म कर दी, ऑपोजिशन को एक तरीके से न्यूट्रलाइज कर दिया कि हाँ जी सवाल पूछते हैं इनको तो वेला करके चुप करके बैठा दो या इनका होना ही नहीं चाहिए रूल वगैरह, देन व्हाट आर यू डूइंग? फिर कौन सवाल करेगा प्रेसिडेंट से? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर अकाउंटेबिलिटी कहाँ से आएगी? वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप इस सिस्टम्स वगैरह के बीच में बात कर, अमेरिका में मदर टेरेसा आज़ादी नहीं है। अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंट कानून नहीं बनाता। अमेरिका में कांग्रेस बहुत पावरफुल है। अमेरिका के अंदर बजट्स वगैरह अप्रूव सारी कांग्रेस करता है। अमेरिका में बहुत ज़्यादा चेक्स एंड बैलेंसेस। एनीवन हु शोज अप एंड सेज कि जो अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसकी वजह से ये हो रहा है, नो। असल में तो ये जो आर्ग्यूमेंट वगैरह रेज कर रहे हैं उसके पीछे आर्ग्यूमेंट एक लेवल पे ये है कि ये डिक्टेटरशिप अच्छी होती है, ज़बरदस्ती डंडे के ज़रिए करवा लेते हैं। थर्ड वर्ल्ड को अगर ठीक करना है तो डंडे के ज़रिए ही हो सकता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें, अगर आप प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम आप स्टडी करना शुरू कर दें तो उसमें बहुत ज़्यादा चेक्स एंड बैलेंसेस। अमेरिका में तो सेटअप ही ये सारा है। उन्होंने इसी तरीके से, वो बादशाह से डरते थे। जो आप तो बादशाह के एक तरीके से सिस्टम प्रमोट करना चाह रहे हैं, बादशाह से डरते थे। वो ये बीच में कहते थे उन्होंने सिस्टम ही ऐसे बनाया कि कोई एक बंदा दूसरे के ऊपर हावी ना हो सके। खबरों में अमेरिकन गवर्नमेंट वॉक के अंदर प्रेसिडेंट बहुत ज़्यादा आता है क्योंकि इंटरनेशनल अफेयर्स और वो चीज़ें वो हैंडल उसकी पॉलिसी होती है। लेकिन असल में वहाँ पे कांग्रेस बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वहाँ की सेनेट बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वहाँ पे लेजिस्लेशन, पैसे देना, ये वो वगैरह, वो दे आर मच मोर इफेक्टिव। तो इन अ सेंस दे आर अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दे माइट नॉट बी इस लिहाज के ऊपर कि वो और लेजिस्लेशन वहाँ से ही होती है। हाँ, माना कि एक इफेक्टिव प्रेसिडेंट है। आपने तो ये भी लिस्ट आउट नहीं किया जी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, भाई किस तरह, क्या उसको कहते हैं, उसमें पार्लियामेंट होगी कि नहीं होगी, क्या उसमें प्राइम मिनिस्टर होगा कि नहीं होगा, क्या उसके अंदर ये जो जिन्होंने लिस्ट आउट कर दिया कि ये कोई जादू की गोली है और जिसके साथ ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। बदलना क्या चाहते हैं मुझे अभी तक समझ नहीं आई। ये कोई जादू का लफ्ज़ तो नहीं है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ जाएगी तो सब कुछ हो जाएगा। तो
स्टफ लाइक दैट यू हैव टू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ इट एज वेल। और अगर आपने डिसीजन वगैरह लेनी है और ये करना है वगैरह, उसके ऊपर आई डोंट नो हाउ वी गो फॉरवर्ड, बट मैंने सुबह पढ़ा तो आई थॉट कि यार क्या बीच में फिर से लगे हुए ट्रक की बत्ती लगती है किसी की जय हो करने के लिए, या गवर्नमेंट को कोई वीकन करने के लिए, या गवर्नमेंट वाली खुद, मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट खुद करवाना चाह रही। प्रेसिडेंट कौन आएगा फिर? और ये जो आर्बिट्री पावर्स हैं, जो स्ट्रॉन्ग पावर्स हैं, गवर्नमेंट वीक होनी चाहिए, गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं होनी चाहिए मेरे नज़दीक एक हद तक। बिकॉज अमेरिका के अंदर ये थ्योरी है कि फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन और ये करते ही गवर्नमेंट वाले हैं ज़्यादातर। आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग होनी चाहिए, उसका कंट्रोल स्ट्रांग होना चाहिए, आपको प्रमोट करनी चाहिए ये चीज़ें वगैरह। उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जापान वगैरह में जापान की, यू वुड बी सरप्राइज्ड कि जापान के अंदर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कोई 60 या 65 दफ़ा गवर्नमेंट चेंज हुई है, लेकिन उनकी ब्यूरोक्रेसी वही है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, और बेहतर से बेहतर होते गए। तो स्टफ लाइक दैट यू नीड टू गेट इनटू, देख के बीच में करें। लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया, बट आई होप यू गाइज एंजॉयड इट, और आई होप इस चीज़ से ये बाकी दोस्तों को भी ये लगे कि ये बार काउंसिल के अंदर भी और ये सारे के सारे इस तरह की गुफ्तगू वगैरह को प्रमोट करना चाहिए। इसलिए वोट फॉर मिस्टर मोहम्मद अहमद की हूँ, और उसको कहते हैं ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए आज के लिए, इस तरीके का कैंपेन।